यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है ये हमने पढ़ा था। यूनिट 2 में हमने पूरा का पूरा एग्रीकल्चर पढ़ा है। और यूनिट 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा है, यूनिट 3 के अंदर हमने जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्टों को क्लियर किया है। अब यूनिट 4 जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो तो हम कर ही लेंगे, बट उससे पहले आपको जो है, जो इन दोनों यूनिट्स के अंदर खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आर्थिक सुधारों की बात की गई है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस पे सेपरेट भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल उदारीकरण पे, निजीकरण पे, वैश्वीकरण पे, या सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि भाई आर्थिक सुधार क्या होते हैं बताइए, इसके फीचर्स, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सफलताएं, असफलताएं, कई सारी चीज़ें इसके ऊपर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो इसको हम जो है पढ़ने वाले हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखिए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उस सब कॉन्सेप्टों को समझने से पहले आपको ज़रा एक कॉन्सेप्ट समझना है। आपको ये पता है कि भाई हम जो है 1947 में क्या हो गए, हम जो है 1947 में आज़ाद हो गए, ठीक है। तो जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेके अब तक इस पूरे टाइम पीरियड को, या इस पूरे टाइम की जो स्टडी है उसको हम जो है बेटा दो उसमें पढ़ सकते हैं। एक तो हम पढ़ सकते हैं 1947 से लेके 90 तक, और दूसरा जो टाइम पीरियड है वो है 1990 से अब तक। ये जो है आप इसके अंदर कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको इस टाइम पीरियड की बात समझनी है। इस टाइम पीरियड में हमने क्या क्या मेन स्टेप लिए थे। सबसे पहले तो आपको इस स्टेप के अंदर ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 1956 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति हमने यहाँ पे अपना ली थी, जिसके अंदर क्या हुआ था, जिसके अंदर जो है जो निजी वाला था, निजी क्षेत्र पे हमने जो है कई सारे रूल, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस, कई सारे नियंत्रण हमने जो है लगा दिए थे, ठीक है। लाइसेंस लेना है, हर चीज़ के लिए लाइसेंस हमने जो है, हर चीज़ के लिए हमने जो है लाइसेंस वगैरह जो है ये कर रखा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो था, और ये हमने 1990 तक ऐसे ही करते रहे, लाइसेंस को नहीं छोड़ा हमने। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं, विदेशी व्यापार का मतलब दूसरे देशों से आयात निर्यात। तो भाई आयात निर्यात की बात हो रही है, आयात और निर्यात की। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, हमने इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक आयात प्रतिस्थापन की नीति को हमने जो है अपनाया था। आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी चीज़ हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं उसको हम दूसरे देशों से आयात नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे अपने देश के अंदर, उसको कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। दूसरे देशों से कुछ आयात नहीं करना, दूसरे देशों से कुछ भी आयात नहीं करना, सब कुछ खुद बनाना है अपने ही देश के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक तो ये ध्यान रखना है आपको 1956 की औद्योगिक नीति, एक ये आपको ध्यान रखना है विदेशी व्यापार में आयात प्रतिस्थापन, लाइसेंस कर दिया था आयात प्रतिस्थापन। और हम जो है किसी भी दूसरे देशों की कंपनियों को अपने देशों के विदेशी व्यापार पे, विदेशी निवेश पे हमने क्या लगा रखी थी, विदेशी निवेश पे जो है हमने कई तरीके की रोक लगा रखी थी कि भाई आप यहाँ पे आके अपनी कंपनी वगैरह जो है, आप यहाँ पे आकर अपनी कंपनी वगैरह जो है इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, कई सारे रूल, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन से। और कोई दूसरे देश का बंदा यहाँ पे आके इन्वेस्ट अगर करना भी चाहता है तो भाई केवल और केवल कितना वो कर सकता था, केवल और केवल जो है 40% ही वो जो है निवेश कर सकता था, 40% ही जो है
इन्वेस्टमेंट कर सकता था। ये जो बात है ये इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक की है, 1990 तक की। ठीक है जी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जब हमने इन सब चीज़ों को अपनाया, जब हमने इन सब चीज़ों को अपनाया तो उससे क्या हुआ, उससे जब 1990 आया, जब 1990 आया मतलब 40 सालों तक हम इन्हीं चीज़ों को अपना रहे थे। जब 1990 आया तो हमें जो है एक संकट का सामना करना पड़ गया इन सब चीज़ों की वजह से। इन 3 चीज़ों की वजह से बेसिकली हमको जो है संकट का सामना करना पड़ गया। और वो संकट क्या था, वो जो संकट था वो ये था कि भाई जब हम दूसरे देशों से कोई रिश्ता ही नहीं रख रहे तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है यहाँ विदेशी व्यापार विदेशी मुद्रा जो है वो क्या हो गई, विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा जो है ये हमारे पास ख़त्म हो गई। इतनी ख़त्म हो गई कि हमारे पास दूसरे देशों से आयात तक के करने के पैसे नहीं थे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेटा, उद्योग निजी क्षेत्रों पर नियंत्रण था, लाइसेंस था, और किसका वो चलता था, केवल सरकार का। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी, केवल सार्वजनिक क्षेत्र की केवल भूमिका थी, और कोई भी क्षेत्र जो है वो नहीं हुआ करता था। तो भाई इन सब चीज़ों को देखते हुए 1990 में संकट आ गया बहुत ही बड़ा, जिस अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या हुआ, ऐसा क्या संकट आ गया था। उस संकट को देखते हुए फिर सरकार ने ये रियलाइज़ किया कि भाई ये जो चीज़ें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, ये सब चीज़ें हमने लगा रखी हैं भाई, ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तब जाके हमने जो है यहाँ पे बेटा 1991 लिखेंगे, तब जाके हमने जो है 1991 में क्या करा, उस संकट का सामना करने के लिए, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या संकट आया था, उस संकट का सामना करने के लिए फिर हमने इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया बेटा। हमने ये भी ख़त्म कर दिया, हमने ये भी ख़त्म कर दिया, और हमने ये भी ख़त्म कर दिया। तीनों चीज़ों को हमने क्या कर दिया, तीनों चीज़ों को हमने जो है ख़त्म कर दिया। और इसी ख़त्म करने को हमने क्या बोला, इसी ख़त्म करने को हमने जो है नई आर्थिक नीति, या आप इसको जो है बेटा आर्थिक सुधार भी कह सकते हो, या आप इसको जो है इसी को ही उदारीकरण, इसी को ही निजीकरण, और इसी को ही वैश्वीकरण कह सकते हो। यही हमने जो है, जो संकट आया 1990 में, अभी हम संकट पढ़ेंगे, उसका सामना करने के लिए हमने 1991 में इन सब चीज़ों को ख़त्म करना पड़ गया, क्योंकि भाई ये नहीं हो रहा था, झेला नहीं जा रहा था। इसी को आर्थिक सुधार कहते हैं, इसी को ही नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। तो भाई 1991 में नई आर्थिक नीति कह लीजिए, आर्थिक सुधार कह लीजिए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कह लीजिए, ये सब बेटा एक ही चीज़ें होती हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसी को ही नई आर्थिक नीति के तत्व कह सकते हो, या आर्थिक सुधारों के तत्व कह सकते हो। ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। क्या होता है उदारीकरण, क्या होता है निजीकरण, और क्या होता है वैश्वीकरण, ये तो हम पढ़ ही लेंगे। बट हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि संकट क्या आया। हम कह रहे हैं जी बहुत बड़ा संकट आ गया था। संकट क्या आया, पहले ज़रा हम ये देखते हैं। देखिए हम यहाँ समझते हैं, टॉपिक का नाम है नई आर्थिक नीति की आवश्यकता। नई आर्थिक नीति की आवश्यकता, ठीक है, या इसको आर्थिक सुधारों की आवश्यकता भी कह सकते हो। नई आर्थिक नीति कह लीजिए, या आप इसको जो है आर्थिक सुधार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या LPG, इसकी आवश्यकता। ये क्या था बेटा, आपको पहले ध्यान रखना है, जो हमने ये भी ऊपर पढ़ा जितनी भी चीज़ें, पहले क्या चलता था, पहले चलता था LQP। LQP का मतलब क्या होता है, LQP का मतलब होता है लाइसेंस, कोटा और परमिट। लाइसेंस, कोटा, परमिट,
पहले ये चलता था, ठीक है। लाइसेंस का मतलब ये रहा, निजी क्षेत्रों के लिए। कोटा का मतलब आयात निर्यात नहीं हो सकता था, आयात पे रिस्ट्रिक्शंस थी कई सारी। तो कोटा का मतलब होता है सरकार ने आयात की लिमिट फिक्स कर रखी थी कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें आयात करना है तो भाई इतने रुपए तक का या इतनी मात्रा में आयात हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कोटा होता है आयात की मात्रा फिक्स कर देना। कोटा का क्या मतलब होता है? कोटा का मतलब होता है आयात की मात्रा क्या कर देना, आयात की मात्रा फिक्स कर देना, इसको कोटा कहते हैं। और परमिट का मतलब क्या होता है? परमिट एक तरीके का राइट है कि जहाँ कभी आपको परमिट मिलेगा वहाँ आप जा सकते हो बेसिकली। तो लाइसेंस कोटा परमिट चलता था पहले, LQP, जबकि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को हम जो है, उदारीकरण को हमने बोला भाई लिबरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको L से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं और इसको G से डिनोट करते हैं। तो इसको आप LPG भी कह सकते हो, LPG, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है कि आखिर क्यों LQP जो है, आखिर क्यों वो रिप्लेस होकर LPG में जो है कन्वर्ट हो गया। हमने बोला पहले चलता था लाइसेंस कोटा परमिट, लेकिन अब क्या चलता है? अब चलता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आखिर LPG ने कैसे रिप्लेस करा LQP को, ये हमें समझना है। तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले क्या क्या संकट आए। सबसे पहला संकट मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है, विदेशी मुद्रा के भंडार क्या होने लग गए थे। हमारे पास विदेशी मुद्रा के भंडार जो है ख़त्म होने लग गए थे। जब तक बेटा दूसरे देशों से कुछ भी ख़रीदने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होती है, तो जब आपके पास वो इतने भी नहीं थे कि हम 10 दिन का आयात कर सकें, इतने भी पैसे हमारे पास नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। दूसरे देशों से ख़रीदने के लिए उस देश की मुद्रा चाहिए होती है जिस देश से आप सामान खरीद रहे हो। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, रोकड़ा ख़त्म हो गया था। दूसरी क्या दिक्कत आ रही थी? दूसरी दिक्कत आ रही थी कीमतों में वृद्धि देखने के लिए मिल रही थी, जिसको हम मुद्रास्फीति के नाम से भी जानते हैं। और अपनी सिंपल और साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो इसको बेटा महंगाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको हम जो है अपनी लैंग्वेज में महंगाई के नाम से जानते हैं। अच्छी खासी प्रोडक्शन हो रही थी, अच्छा खासा सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही थी। तीसरा हमने बोला भाई केवल सार्वजनिक क्षेत्र था, तो सार्वजनिक क्षेत्र इन 40 सालों में निजी पे तो रिस्ट्रिक्शन से दूसरे देश वाला आ नहीं सकता, सारी की सारी प्रायोरिटी, सारी की सारी इम्पोर्टेंस इसी की थी। तो भाई वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। हमने पीछे इसके प्रीवियस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, इसकी परफॉर्मेंस के रीज़न हमने पढ़े बेटा। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम थे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निराशाजनक निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस किसी भी काम की। तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। हमने पढ़ा है कि भाई कई उद्योग तो ऐसे हैं 50% से भी कम क्षमता पे काम कर रहे हैं, मतलब वर्कर काम ही नहीं कर रहे अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ, जो कि बहुत लॉस में सफ़र कर रहे हैं, लॉस होए जा रहा है कई सालों से। तो भाई ये दिक्कत आई। और क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ गई, और हमको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले सरकार जितना भी उधार लेती है उसको बेटा राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। तो सरकार ने जितना भी उधार लिया है, तो जो हमारा राजकोषीय घाटा कहते हैं उसको, तो हमारा जो राजकोषीय घाटा था उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हमको देखने के लिए मिल गई। राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटा क्या होता है ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सरकार द्वारा लिया गया उधार, इसको हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मतलब हमारी जीडीपी का
जीडीपी का 8.5%, तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपकी देश की जीडीपी जितनी है उसका 8.5% तो आपका भाई साहब दूसरे देशों का उधारी है, उधारी चुकाना है आपको। तो राजकोषीय घाटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और वहीं अगर राजस्व घाटे की बात करें, राजस्व घाटा, राजस्व घाटे का मतलब होता है, अभी बताते हैं। राजस्व घाटा जो है इसमें भी बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो रही थी, राजकोषीय में भी और राजस्व में भी। तो ये कितना था, ये था जीडीपी का 3.5%, दोनों ही घाटों में वृद्धि हो रही थी। मैंने बोला बेटा राजकोषीय घाटा तो वो होता है जो सरकार ने उधार लिया है। राजस्व घाटा क्या होता है बेटा, राजस्व घाटा एक ऐसा घाटा होता है, सरकार जितने भी ऐसे खर्चे करती है जिससे जीडीपी में वृद्धि नहीं होती लेकिन खर्चे हो रहे हैं, ऐसे खर्चे जो देश का विकास नहीं करेंगे, जीडीपी में वृद्धि नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे खर्चों को, या रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं करेंगे, ऐसे खर्चों को राजस्व घाटा कहते हैं। जैसे कि सरकार पेंशन देती है, सरकार आर्थिक सहायता दे रही है, सरकार हर 60 साल से प्लस के बुड्ढों को 2,500 रुपये दे रही है महीना। तो एक देश में कितने बुड्ढे होंगे, करोड़ों रुपए हर महीने का खर्च है बेटा, करोड़ों रुपए हर महीने का पेंशन जानी हर महीने, एक बुड्ढे की 2,500, तो ऐसे तो कितने बुड्ढे हैं। तो भाई साहब ये खर्चा हो रहा है, बेमतलब का हो रहा है, करोड़ों रुपए हर महीने के हैं, लेकिन कैसे क्या जीडीपी बढ़ेगी, देश का विकास होगा इससे, देश का विकास इससे कुछ नहीं होगा, बुड्ढा क्या विकास करेगा। तो भाई ऐसे खर्चे अननेसेसरी जिससे देश का विकास वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता, इसको राजस्व घाटा कहते हैं। और 6th पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं प्रतिकूल भुगतान शेष। क्या कहते हैं इसको कहते हैं प्रतिकूल भुगतान शेष। भुगतान शेष क्या होता है ये बेटा, ये बताता है, ये भी आने वाला हमारा चैप्टर भी आएगा कि भुगतान शेष क्या होता है, ठीक है। तो भुगतान शेष क्या है, या एक तरीके का अकाउंट है। भुगतान शेष क्या होता है, भुगतान शेष एक तरीके का अकाउंट है जो कि आपको ये बताता है कि आपने जो है एक साल के अंदर अंदर कितना आयात किया और कितना निर्यात किया। एक मिनट रुकिए। तो आयात और निर्यात को जो रिकॉर्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं, आयात और निर्यात को जो रिकॉर्ड करता है उसको भाई भुगतान शेष कहते हैं। तो ये हो गया प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है कि भाई आयात बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे, आयात बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे और निर्यात जो है वो जो है कम हो रहे थे। तो ये बेसिकली 6 तरीके की जो प्रॉब्लम है, ये 6 तरीके की जो प्रॉब्लम है ये हमें उस टाइम पे फेस करनी पड़ रही थी 1990 में, जिससे हमको रियलाइज़ हुआ कि हमको आर्थिक सुधारों की ज़रूरत है, नई आर्थिक नीति की ज़रूरत है, LQP को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तब जाके सरकार ने ये डिसीज़न लिया कि भाई हमको जो है इसको बदलना पड़ेगा, LQP की जगह LPG को लाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब हमने जो है भाई सरकार ने क्या, चलो ठीक है अब इन सब चीज़ों को हटाओ, LQP को, और उस नई चीज़ लेके आओ LPG को। तो फिर हमने क्या करा, 1991 में हमने जो है LQP को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया और एक नई चीज़ लेकर आए मार्केट के अंदर जिसको LPG आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। अगर आपसे वो ये बोले कि आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति के घटक बताइए तो इसका मतलब वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रिगार्डिंग ही आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं उदारीकरण की। उदारीकरण जो है ये आपका क्या होता है। तो उदारीकरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा उदार हो जाना, उदारीकरण जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। ये कह सकते हो कि भाई इसके अर्थ लिखते हैं हम यहाँ पे। इसके अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि सरकार द्वारा
सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष व भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति, ये जो है ये उदारीकरण का मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सरकार ने जो भी रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उसको क्या कर दीजिए, उसको जो है भाई ख़त्म कर दो। मैंने अभी आपको बेटा ऊपर बताया सरकार ने क्या क्या कर रखा था। सरकार ने निजी पे भाई लाइसेंस लगा रखा था, आयात पे कोटा लगा रखा था एंड विदेशी व्यवहार पर रोक लगा रखी थी। तो भाई इन सब चीज़ों को सही करो। तो ये सब चीज़ें सही कैसे होंगी, इसके लिए हमने उदारीकरण को अपना लिया। इन सब जो हमने ऊपर पढ़ा कि 1947 से लेके 1990 तक हम वो जो 4-5 चीज़ों को हमने अडॉप्ट कर रखी थी उसको जो है सरकार ने अब ख़त्म कर दिया। बेटा उदारीकरण एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसको हमें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है हमको पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सरकार ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, और इसके अंदर सरकार ने क्या क्या सुधार किए। दूसरा हम पढ़ेंगे वित्तीय क्षेत्र के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या क्या किया सरकार ने, क्या क्या सुधार किए। तीसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर सरकार ने राजकोषीय सुधार जो है ये क्या क्या किए। राजकोषीय सुधार का मतलब होता है टैक्स वगैरह से रिलेटेड। और लास्ट हम पढ़ेंगे बाहरी क्षेत्र से संबंधित क्या क्या जो है सरकार ने किया। ये जो है हम जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं इस वाले सेक्टर की, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है बेटा औद्योगिक क्षेत्र में कब की बात चल रही है बेटा, बात चल रही है 1991 की। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम जो है बेटा 1991 की औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, इसी को हम जो है 1991 की औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं, जिसमें सरकार ने सबसे बड़ा डिसीज़न क्या लिया था, जिसमें सरकार ने सबसे बड़ा डिसीज़न ये लिया था कि भाई अब निजी क्षेत्र के लिए किसी सारे नियंत्रण को हटा दिया गया, लाइसेंस वगैरह से जो है मुक्त कर दिया गया उन्हें। अब कोई भी लाइसेंस कोई भी ज़रूरत नहीं है। सरकार ने 1956 की औद्योगिक नीति के अंदर अपने लिए कैटेगरी ए में जो 17 रिजर्वों को रख रखा था उस सबको ख़त्म करके केवल अपने लिए 4 से 5 उद्योग रखे, बाकी सब अब निजी वाला भी खोल सकता है। तो इसके अंदर तो क्या लिखना है आपको, जो हमने 1991 की औद्योगिक नीति पढ़ी थी उसकी विशेषताएं वगैरह सारी की सारी आप इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि निजी क्षेत्र के लिए लाइसेंस ही ख़त्म कर दिया गया है। चाहे खोलना हो आपको, चाहे आपको अपना एक्सटेंड करना हो या कुछ भी करना हो। और सरकार ने जो 1956 की औद्योगिक नीति के अंदर कैटेगरी ए में 17 उद्योग अपने लिए रिज़र्व करके रख रखे थे, उसको ख़त्म करके सरकार ने केवल 4 से 5 कर दिए। वित्तीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, वित्तीय क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या किया, वित्तीय क्षेत्र के अंदर सरकार ने क्या किया, जो आरबीआई था, पहले क्या था फाइनेंशियल सेक्टर को, अब आरबीआई क्या करता था, आरबीआई जो है नियंत्रित करता था, कंट्रोल करके रखता था। आरबीआई पूरा का पूरा आरबीआई इसको कंट्रोल करके रखता था, सारा का सारा नियंत्रण आरबीआई के हाथों में था। लेकिन अब जो है उदारीकरण के कारण अब जो है अब ये बेटा कंट्रोल नहीं करता, अब ये केवल क्या, अब इसकी भूमिका कंट्रोल की जगह रिप्लेस होकर किस पे हो चुकी है, सहायक पे हो चुकी है। पहले इसकी भूमिका एज अ कंट्रोलर थी और अब इसकी भूमिका एज अ फैसिलेटर है।
कंट्रोलर से इसकी भूमिका चेंज होकर फैसिलेटर पे हो गई। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, जब ये कंट्रोलर था तो जो ब्याज की जो दर होती है वो बेटा ये खुद डिसाइड करता था। ब्याज की जो दर है ये खुद डिसाइड करता था कि भाई अगर कोई लोन वगैरह ले रहा है या कोई भी चीज़ है तो कितना ब्याज जाएगा कितना नहीं, ये खुद डिसाइड करता था। जिसकी वजह से सब ब्याजों की सब बैंकों की मोस्टली ब्याज की जो दर है वो मोस्टली सेम ही होती थी। तो भाई ऐसी स्थिति में जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उस टाइम पे प्राइवेट बैंक नहीं हुआ करते थे जब आरबीआई की भूमिका ये वाली थी। प्राइवेट बैंक क्यों नहीं होते थे? क्योंकि बेटा प्राइवेट वाले बैंक काम करते हैं प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट वो कैसे कमाते हैं? लोगों को लोन दे के ब्याज कमा के। तो जब सब बैंकों की सेम ही इंटरेस्ट रेट होगी तो लोग भाई फिर सरकारी से ले लेंगे, प्राइवेट से क्यों लेंगे? तो ऐसी स्थिति में उस टाइम पे प्राइवेट बैंक नहीं हुआ करते थे। तो भाई जब उसकी भूमिका को चेंज करके, इसकी भूमिका को चेंज करके जब उसको नियंत्रण से सहायक कर दिया, तो इसमें आरबीआई ने अब क्या बोला कि भाई मैं ये जो ब्याज की दर मैं खुद करता था ना, ये मैं नहीं करूँगा, अब आप खुद करोगे डिसाइड, जो आपका मन करे वो करो। इसीलिए आज आप देखते हो हर बैंक में इंटरेस्ट रेट अलग अलग है बेटा। कोई बैंक एफडी पे 5% का ब्याज दे रहा है, कोई 4% का दे रहा है, कोई 5.5% दे रहा है, कोई 6% दे रहा है। तो हर बैंकों में आज अलग अलग है। कोई सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट दे रहा है। तभी प्राइवेट बैंक जो है मार्केट के अंदर आए, जब आरबीआई की भूमिका कहाँ पे हो गई? नियंत्रित से सहायक पे हो गई। तो इसको कहते हैं वित्तीय क्षेत्र के अंदर सुधार करना। तीसरा जो है इसको हम कहते हैं राजकोषीय सुधार। राजकोषीय सुधार का मतलब होता है टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको सुधारना। टैक्स से रिलेटेड बेटा हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था पहले बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो पहले टैक्स पे टैक्स लगता था, इसलिए लोग टैक्स से भागते थे, टैक्स नहीं देते थे। तो इस चीज़ को सरकार ने ठीक किया, और इतना ठीक किया आज के टाइम पे अगर हम बात करें, हम जीएसटी को लेकर आ गए बेटा। जब से जीएसटी आया है, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुका है। आज बंदे टैक्स भरते हैं, टैक्स से भागते नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता बेटा। एक बार टैक्स लग गया ठीक है। पहले होता था टैक्स पे टैक्स लगता था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था बंदे को, तो भाई बंदा पे भी नहीं करता था, तो सरकार के पास इनकम भी नहीं आती थी। लेकिन जब इस चीज़ को ठीक करा गया, जीएसटी वगैरह टैक्स को लेकर आए, तो भाई ये सब चीज़ें ठीक हुई, और आज सरकार के रिवेन्यू में जीएसटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली है। लोग अब अपना टैक्स पे करते हैं। और लास्ट अगर हम बात करें बाहरी क्षेत्र की, बाहरी क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बाहरी क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। बाहरी क्षेत्र ये सब बेटा उदारीकरण के अंदर की बात हो रही है, जहाँ जहाँ सरकार ने रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। औद्योगिक क्षेत्र में लगा रखी थी, वित्तीय क्षेत्र में लगा रखी थी, राजकोषीय में लगा रखी थी, और बाहरी में लगा रखी थी। तो ये अब सरकार हटा रही है, यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है, दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। पहला यहाँ पे आपको बात करनी है विदेशी विनिमय दर के रिगार्डिंग, और दूसरा आपको जो बात करनी है ये आपको बात करनी है विदेशी व्यापार के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम बेटा विदेशी व्यापार की बात करते हैं। अभी मैं ऊपर आपको समझा के आया कि विदेशी व्यापार का मतलब होता है आयात निर्यात की नीति, ठीक है। तो हमने किसको अपना रखा था बेटा? हमने अपना रखा था आयात प्रतिस्थापन को। तो सरकार ने बोला अब ऐसा कोई लफड़ा नहीं है भाई, अब आयात प्रतिस्थापन नहीं है, ख़त्म कर दिया। 1990 में जब वो संकट आया तो हमने आयात प्रतिस्थापन को ख़त्म कर दिया। जो भी हमने आयात पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा रखी थी, सरकार ने उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि भाई $1 जो है ये 75 रुपये का है, ठीक है। ये दूसरे देश की करेंसी, इंडियन करेंसी। तो भाई जब एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में विनिमय किया जाता है, मतलब $1 के बदले में विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। $1 के बदले में कितने मिलेंगे? 75 रुपये। अगर कोई बंदा $1 लेके इंडिया में आता है तो उसे 75 मिलेंगे, या अगर कोई इंडियन बंदा जो है, बंदर कह रहा हूँ मैं, तो अगर कोई इंडियन बंदा जो है
अगर वो जाता है तो उसको 75 रुपये, ये चेंज होती रहती है, क्यों होती रहती है उसका भी रीज़न हम समझेंगे अभी। तो उसको $1 मिलेगा। इसके अंदर बेटा कई 3 तरीके की बहुत सारी होती हैं वैसे तो। पहली जो होती है ये होती है स्थिर विनिमय दर, एक होती है लचीली विनिमय दर, और एक होती है मिश्रित। ठीक है, 3 तरीके की दर होती है। तो पहले तो हम इसको फॉलो करते थे, स्थिर। स्थिर में क्या होता है, जैसे हमने बोला $1 75 रुपये का है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये बेटा सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन लचीली में बेटा सरकार डिसाइड नहीं करती। पहले हम इसको अपनाते थे, लेकिन उसके बाद हमने इसको ख़त्म किया, उसके बाद ख़त्म करके हम बेटा लचीली पे आ गए, जहाँ पे मांग और पूर्ति की शक्तियाँ क्या करती हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियाँ जो है डिसाइड करती है कि डॉलर की वैल्यू क्या होगी। फिर थोड़े टाइम बाद चेंज करके हम इस पे आ गए मिश्रित पे। मिश्रित बेटा इन दोनों का सम होता है, मतलब पहले तो सब कुछ डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही चलेगा, मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग ही चलेगा। लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा अप और बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी तो आरबीआई बीच में आ जाएगा। तो उस टाइम तो हमने इसको अडॉप्ट किया था, इसको ख़त्म करके हम लचीली में आ गए। ये हमने जो सुधार किए ये हमने करे विदेशी विनिमय दर में। ये सारे पॉइंट बेटा उदारीकरण के अंदर है। उदारीकरण का मतलब होता है सरकार ने जो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो रूल रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, अर्थव्यवस्था को उससे मुक्त कर दो, आज़ादी दे दीजिए, उसको कहते हैं उदारीकरण। आपको भी आज़ादी मिल गई, अर्थव्यवस्था को भी आज़ादी दे दो। तो सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, राजकोषीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, जहाँ जो रूल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे सबको ख़त्म कर दिया और अर्थव्यवस्था को आज़ादी दे दी कि जाइए मौज लीजिए, रोज़ लीजिए, ना मिले तो खोज लीजिए। ठीक है जी, ये होता है उदारीकरण।